क्योंकि किसी वक्त सोनीपत को हुड्डा का गढ़ कहा जाता था और उसी गढ़ को भेदने का काम निखिल मदान ने किया है। गढ़ किसी का नहीं था, गढ़ किसी का नहीं था। कि ब्राजील मॉडल का एक जिक्र किया और वो भी सोनीपत में। तो क्या लगता है 22 वोट ब्राजील मॉडल, निखिल मदान का क्या कहना है? क्योंकि वहीं कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास ये पूरा ब्राजील मॉडल घूमा है। तो मैं तो आज कहता हूँ राहुल को कि आप आइए, ढूंढे कहाँ है वो मॉडल। आपने कहा कि राहुल गांधी इज बोर्न विद नॉट विद अ गोल्डन स्पून, नॉट विद अ सिल्वर स्पून, विद अ डायमंड स्पून। व्हाट अबाउट दीपेंद्र सिंह हुड्डा? तो आपने कहा कि कुछ कारणों के चलते आप कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। कारणों के बारे में खुलकर निखिल मदान कहते नहीं हैं। जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी ना हो और जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ को दबाना पड़े, तो वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं, तो वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं। अभी भी कई सोनीपत के मुद्दे हैं, कूड़े की समस्या। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा, कुछ लोगों से भी बात की, मैंने कहा आपके क्या मुद्दे हैं, जिसका सवाल मैं निखिल मदान के सामने रखूं। उन्होंने कहा कूड़े की समस्या है। सड़कें, नेशनल हाईवेज तो बड़े सुंदर बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कुछ जो लोकल सड़कें हैं उनमें गड्ढे बहुत हैं। इस शहर के प्रति हम लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी देखा है, मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल भी देखा है, अब सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यकाल चल रहा है। हुड्डा आपके खास भी रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर और सीएम सैनी के नेतृत्व में आपने भाजपा ज्वाइन की है। बेस्ट मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कॉल आपको आया कि क्या नाराजगी रही, या कभी ऐसा राजनीति में भी होता है कि कभी मुलाकात होती होगी, इस बारे में चर्चा पर्सनल हुई हो? रिलेशन कभी खराब नहीं होते। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। सोनीपत की जिम्मेदारी युवा हाथों में है, विजन भी है, गोल भी है और राजनीति का लंबा अनुभव भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निखिल मदान की, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार सौरभ जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी नव वर्ष 2026 लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निखिल, सोनीपत की हम बात कर रहे हैं। नगर निगम चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अंबाला है, सोनीपत है, और सोनीपत की बात देखिए मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कई मायनों में भी। क्योंकि किसी वक्त सोनीपत को हुड्डा का गढ़ कहा जाता था और उसी गढ़ को भेदने का काम निखिल मदान ने किया है। मैं समझता हूँ सवाल अच्छा है आपका। और गढ़ किसी का नहीं था। जी। सोनीपत की जनता और पूरे हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है। जहाँ हम बात करते हैं विपक्ष की, विपक्ष के पास असलन तौर पे कोई मुद्दे नहीं हैं। पब्लिक को गुमराह करना, हरियाणा की भोली भाली जनता को गुमराह करना, इनका एक लक्ष्य है। और आज जनता भी समझ चुकी है कि भी आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का काम करता है। क्योंकि आज जिन लोगों ने इनको वोट डाली थी, वो लोग भी इनसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उनकी वोट को चोरी कर लिया, उन पे इल्ज़ाम लगा दिए। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने और हमारे शहर की जनता ने, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और पूरी बहुमत से सरकार आई है। मैं धन्यवाद भी करता हूं जनता का, क्योंकि जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे भी दिया और सरकार पूरे प्रदेश में जो आई, तीसरी बार इतिहास रचा गया है। अब बहुमत की आपने बात की, जब बात बहुमत की होती है कांग्रेस को शायद अपनी हार पच नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर ऐसा कहते हैं। फिर बात आती है वोट चोरी की। राहुल गांधी आते हैं, हाइड्रोजन बम, तथा कथित हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्राजील मॉडल का एक जिक्र किया और वो भी सोनीपत में। तो क्या लगता है 22 वोट ब्राजील मॉडल, निखिल मदान का क्या कहना है? क्योंकि वहीं कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास ये पूरा ब्राजील मॉडल घूमा है और वोट चोरी का भी। राहुल गांधी, मैं समझता हूँ एक ऐसा नेता है जी। जो अपनी लाइफ में राजनीति में कभी सीरियस ना था और ना कभी हो पाएगा। और उसने एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और जो हरियाणा की जनता ने बड़ा करारा जवाब दिया इसके ऊपर। और हरियाणा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता ने भी जवाब दिया। आज उसने बोला भी कोई ऐसी मॉडल है ब्राज़ील की जिसकी 22 बार वोट बनी है यहाँ पर। तो मैं तो आज कहता हूँ राहुल को कि आप आइए, ढूंढे कहाँ है वो मॉडल। अगर कोई आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो हमें ही बताइए, क्योंकि असलियत तौर पे फैक्ट्स पे अगर हम बात करें, इनके पास फैक्ट्स नहीं है।
इनको कोई भी कुछ लिख कर दे दे, ये उसको पढ़ने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। हरियाणा के दिल में आज भारतीय जनता पार्टी है। नायब सिंह सैनी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग आज विश्वास करते हैं। जो विकसित भारत का सपना है आज बीजेपी का, उसकी तरफ निरंतर प्रयास हमारे हरियाणा की तीसरी बार की सरकार माननीय नायब जी के अध्यक्षता में और माननीय नायब जी की हम मार्गदर्शन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंदर इतनी नई योजनाओं के साथ में, इतनी नई डेवलपमेंट के साथ में आज सरकार निरंतर बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो आज मैं समझता हूँ हर वर्ग, 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा किया, आज सबसे बड़ी बात इसके ऊपर जो चर्चा हुई, जब सदन में चर्चा हुई है इस बार हमारे विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये चर्चा से क्यों भागे? इनको समय दिया गया कि तुम चर्चा करो, ये घबरा के उस चर्चा से वॉकआउट कर गए। अगर इतना ही इनके पास तथ्य थे, सच्चाई थी, तो ये उस पर डिबेट करते, उसके आंकड़े सामने रखते। हरियाणा की जनता ने ये सदन के माध्यम से भी देखा कि भाई किस तरीके कांग्रेस पार्टी डर के भागी। क्योंकि आज जो ये वोट चोरी रोड पर जाकर करते हैं, जब इनके साथ आज सदन के अंदर आमने सामने बैठ के डिबेट हो सकती थी, तो ये आमने सामने नहीं बैठ पाए, क्योंकि इनको पता है इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। और जो ये आज इल्ज़ाम लगा रहे थे, बिहार चुनाव से एक दिन पहले ये इन्होंने ड्रामा रचा। इनको लगा कि भाई बिहार की जनता को गुमराह करेंगे, पर बिहार की जनता ने इनका ऐसा सुपड़ा साफ किया कि 6 पे सिमट के रह गए। आपने अभी, मैं आपका हाल ही में एक बयान पढ़ रहा था, आपने कहा कि राहुल गांधी इज बोर्न विद नॉट विद अ गोल्डन स्पून, नॉट विद अ सिल्वर स्पून, विद अ डायमंड स्पून। तो ये तो बात आपने राहुल गांधी को लेकर कर दी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भी आपने बहुत वक्त, लंबा वक्त बिताया है। व्हाट अबाउट दीपेंद्र सिंह हुड्डा? तो मैं एक बात कहता हूँ, मैंने जब तक कांग्रेस में काम किया, मैंने सच्चे मन से काम किया, ये बात वो भी जानते हैं अच्छे तरीके से। और जहाँ तक बात जन भावनाओं को देखते हुए, हमारे अपने राजनीतिक निर्णयों को देखते हुए थी, उस समय तब कह रहे थे भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं तो तब भी ये मानता था बीजेपी की सरकार आएगी, मैं छोड़ के आया था। अच्छा, मतलब मानते थे क्योंकि एक तरफा माहौल बना हुआ था। माहौल एक तरफा भी, और दूसरी बात जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं जी, जिस तरीके आज देश की आज मतलब हम बात करें, अगर इंटरनेशनल लेवल पर करें हम, तो आज देखो आज देश हमारा कहाँ पहुँच गया। आज देश के एक अलग पहचान है। आज कहीं भी हम भी लोग बाहर जाते हैं, हम कहते हैं इंडिया से गर्व होता है सुन के कि सामने वाला उस हिसाब से इज्जत देता है। दूसरा, ये सब ऐसे बड़े निर्णय, 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, अगर कांग्रेस इतनी हितैषी थी तो इन्होंने ये कार्य क्यों नहीं करे? और मतलब मैं समझता हूँ ठीक है, मैं पार्टी में रहा, उस समय मेरी शुरुआत रही वहाँ से, ठीक है। जब मुझे समझ आई, जिस तरीके मैंने अनुभव किया, फिर मेरे को लगा कि भाई ये राइट टाइम नहीं है और अपने खुद के विचार नहीं मिलते हैं, तो फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन। कारण तो कुछ कहते हैं कि कुछ तो मलाल रहा होगा, क्योंकि आपने कहा कि जिस वक्त लगता था, माहौल था कि नहीं अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस खुद कॉन्फिडेंस में थी। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, अति आत्मविश्वास है। लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे कि निखिल मदान ने सडनली एकदम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और बात जब रेजिग्नेशन की, आपके इस्तीफे की बात आती है, उस वक्त प्रदेशाध्यक्ष उदय भान थे, तो आपने कहा कि कुछ कारणों के चलते आप कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। कारणों के बारे में खुलकर निखिल मदान कहते नहीं है। मैं खुल के बताना चाहता हूँ जी, और बड़ा स्पष्ट हूँ मैं इस मामले में। जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी ना हो और जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ को दबाना पड़े, तो वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरी, दीपेंद्र जी के साथ मैंने राजनीति करी, उल्ला साहब के साथ करी, मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी गलत नहीं कहता और ना मैं कभी कहूँगा। ठीक है, राजनीतिक तौर पे मेरी विचार नहीं मिले, विचार एक सबसे बड़ी बात, जब बात हुई राम मंदिर की, किसी कांग्रेसी ने बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैं कांग्रेस में था, मैंने राम मंदिर का तब भी बहुत बड़ा कार्यक्रम सोनीपत में किया। मैंने बड़ी स्क्रीन लगाई, लाइव टेलीकास्टिंग करी, भंडारे चलाए, मेरे को खुशी थी राम मंदिर की भी। हम राम मंदिर के लिए, यार हमारा सनातन धर्म है। आज हम लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा?
मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे कारण कहीं रहे। हिंदुत्व का फैक्टर तो नहीं था? बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं तो खुल के कहता हूँ इस बात के लिए कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन के साथ जुड़े हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बचाने का कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और अपने सनातन को का झंडा हमेशा अव्वल रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। निखिल, हिंदुत्व की जब आपने बात की है तो पिछले जब अभी मेयर को लेकर सोनीपत में उपचुनाव हुआ था तो मुझे आपका एक बयान याद आया, वो पढ़ रहा था मैं, तो आपने कहा था कि जो सिख समुदाय हैं 70,000 के लगभग वो वोटर्स थे मेयर चुनाव के दौरान, और उसको आपने बांधने की कोशिश की, और जब चुनाव का परिणाम आया तो सिख वोटर्स काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी आप लेकर आए और जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, मेयर उम्मीदवार बन गए। लेकिन अब की बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, हालांकि तैयारियां तो भाजपा ने भी शुरू करी है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जी। चुनावी मोड में रहती है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारी तैयारी ग्राउंड लेवल से है और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी लड़ाई लड़ने का काम करता है। हम लोग तैयार हैं हर एक परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा मेयर भी जीतेगा और हम 22 में से 22 सीट जीतने का काम करेंगे। 22 वार्ड्स हैं, क्या मान के चलूं कि अगर, क्योंकि जिम्मेदारी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निखिल मदान के हाथ में ही छोड़ के रखी हुई है, हालांकि कई और नेता भी अभी आएंगे मैदान में, लेकिन पिछले चुनावों की इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोल आपने अदा किया है और वही विश्वास के बाद एक बार फिर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं 22 में से कितने वार्ड? मैं पार्टी का बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबसे छोटा कार्यकर्ता सोनीपत में मैं आऊँगा पार्टी। और सबसे बड़ी बात ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारी पूरी इकाई पूर्ण तरीके से तैयार है। 22 के 22 वार्ड हम जीतने का काम करेंगे। और जहाँ पिछला चुनाव गया, बाई इलेक्शन की बात करें चाहे मेरे इलेक्शन की बात करें, सोनीपत की जनता को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और हमारे जो आज कार्यशैली चल रही है, सोनीपत की जनता अच्छे से समझती है कि हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं अपने सोनीपत को बेहतर सोनीपत बनाने के लिए, और अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने कामों के ऊपर हमें विश्वास है कि सोनीपत की जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद देगी। लंबा वक्त सोनीपत में आपने लोगों के साथ भी बिताया है, और जब बतौर आप मेयर थे तब भी आपने अपने कई काम गिनाए, आपने कहा कि सोनीपत को लेकर एक मेरा विजन है, मैंने ये कार्य किया, ये कार्य किया। उसी के बलबूते पर आप विधायक भी सोनीपत से चुने गए, कांग्रेस की गढ़ को भेद दिया जैसे शुरुआत में मैंने कहा, लेकिन अभी भी कई सोनीपत के मुद्दे हैं। कूड़े की समस्या, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा, कुछ लोगों से भी बात की, मैंने कहा आपके क्या मुद्दे हैं, जिसका सवाल मैं निखिल मदान के सामने रखूं। उन्होंने कहा कूड़े की समस्या है। सड़कें, नेशनल हाईवेज तो बड़े सुंदर बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कुछ जो लोकल सड़कें हैं उनमें गड्ढे बहुत हैं। जो हमारा चुनाव था, जब मैंने अपने शहर के प्रति 5 बड़े वादे करे थे, मैं 5-4 ऐसे कार्य थे जो मैं हमेशा कहता था कि जिनके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा काम करना है। कि मेट्रो हमने सोनीपत तक लानी है, जो मेट्रो हमारे नाथुपुर तक आ चुकी है, जिसके लिए बात क्लियर हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है, बहुत जल्द उसका काम चालू होगा। दूसरा, रैपिड ट्रेन जो हमारे करनाल तक जानी थी, वो भी हमारे सोनीपत की अप्रूव हो चुकी है, बहुत जल्दी उसका कार्य भी चालू हो जाएगा। पीछे अभी एक टेंडर हुआ है, उस टेंडर में हमारे हाईवे से जो खंबे हटाने हैं, जिस तरफ वो बननी है, उसके लिए वो कार्य चालू कराया गया है। दूसरा, अपने सिविल हॉस्पिटल के लिए, सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब थी, आज भी मैं कहूँ कि बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी नहीं है, उसको हम बेहतर कर रहे हैं। आज देखो आप जाके सिविल हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में, सारी बिल्डिंग का फ्लोर चेंज कराया, अभी पूरी बिल्डिंग के अंदर पेंट कार्य दोबारा कराए जा रहे हैं, रूम ठीक करवाए जा रहे हैं, रिपेयर ठीक करा रहे हैं। बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी, नए बाथरूम यूनिट बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर नए बाथरूम हम लोग बना रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, आज हमारे सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई। मैं उसको धन्यवाद भी करूंगा इसमें हमारी सरकार का कि जिसने तुरंत हमारे को अल्ट्रासाउंड की मशीन दी। सिटी स्कैन आज हमारे इसमें चालू हो चुका है। अगला टारगेट जो मेरा था कि MCH विंग हम बड़ा लेकर आए इसमें, सरकार का धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी का कि बहुत सोनीपत के अंदर पहला, इस चुनाव के बाद, हमारे विधानसभा चुनाव के बाद 138 करोड़ रुपए की लागत से
6 फ्लोर बिल्डिंग एमसीएच विंग पास हो गया, जिसकी आज बहुत स्पीड पे काम चल रहा है, आप जाके देखिए। तो ये वादा हमने किया चुनाव में। साथ में मैंने बस स्टैंड का वादा किया, बस स्टैंड हमारा बाहर अप्रूव हो गया, जिसकी हमारे सोनीपत की जनता इस बात को कहती थी भी 25 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हर एक विधायक बना उसने बोला कि भाई हम बस स्टैंड को बाहर ले जाएंगे, आज तक कोई नहीं ले जा पाया। पर आज इस बात की खुशी है, जो हमारी तीसरी बार की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार में, वो आज बस स्टैंड हमारा बाहर अप्रूव हो गया, जिसकी एक कंपनी है डिम्स, जो हमारी सरकार की तरफ से हायर की गई है, अब उसकी प्लानिंग कर रही हैं। अभी 10 दिन पहले उनका एक सोनीपत का दौरा हुआ, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी हमने बताई। मुरथल में एक, मुरथल चौक पे हमारे सोनीपत का एक और इलेक्ट्रिक बस स्टैंड और बनाया जा रहा है। शहर के पुराने बस स्टैंड के अंदर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस जो 7-8 सिर्फ शहर की कनेक्टिविटी के लिए चलाएंगे, उसको रखा है हमने। तो ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट थे, हमारे सोनीपत में कोई भी दशहरा ग्राउंड नहीं है। हमारे धर्म के अनुसार, हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से दशहरा हमारे सोनीपत में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। आप कभी सोनीपत का दशहरा देखें यहाँ के, तो हनुमान जी का भव्य स्वरूप होता है यहाँ पे, राम जी की झांकी बड़ी भव्य होती है यहाँ पे। तो उनके लिए कोई बड़ा दशहरा ग्राउंड नहीं था। 12 एकड़ में दशहरा ग्राउंड पास हो गया हमारा, जो एसएमडी जल्दी काम चालू कराएगी। सेक्टर 7 वाली जो हमारी रोड है, क्योंकि हमारा बस स्टैंड भी हाईवे पे आ रहा है, इधर का ट्रैफिक भी हमने देखना है, तो सेक्टर 7 वाली रोड को हम अब यहाँ पर अभी 4 लेन है, इसको 8 लेन कर रहे हैं। तो ये जो बड़े कार्य हैं 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो अचीव करे हैं, इसकी बड़ी खुशी है कि भाई शहर के प्रति हम लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। शहर में बहुत कुछ लाने की बात तो बहुत लंबे वक्त से की जा रही है। बात यहाँ पे मैं मेट्रो की करूंगा, रैपिड रेल की भी अब बात आपने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये बात कहते हैं कि कब से कि मेट्रो जो हरियाणा में इन यानी कि एंट्री की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि आखिरी पिलर भी हमने गाड़ा था। और कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं। 2014 से लेकर अब 2026 आ गया है, मेट्रो कब सोनीपत में अपना कदम रख रही है? मेट्रो का मैंने आपको पहले बताया, शिलान्यास ऑलरेडी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, रोहिणी में जब हुआ था पीछे कार्यक्रम, और बहुत जल्दी उसका कार्य चालू होगा। देखो, कोई चीज़ का शिलान्यास होता है, उसके बाद उसका टेंडर प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसकी योजनाएं होती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो वो सारा काम जो सरकारी काम है, उस तरीके वो अप्रूवल के साथ चलेगा। जैसे हमारी रैपिड ट्रेन की हम बात कर रहे थे, रैपिड ट्रेन की हमारी मंजूरी मिल चुकी है करनाल तक। करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली, ये 3 स्टॉप उसमें रहेंगे, जो अभी तक पता लगा है, जो उसकी डीएनआईटी तैयार हो रही है, उसके लिए जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है सारी। सरकार हमारी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे हमारे प्रदेश की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तरीके से काम कर रही है। और जो हमारा लक्ष्य है, सबसे बड़ी बात कि सोनीपत तक रैपिड लाना या मेट्रो ट्रेन लाना, वो हम अपनी सरकार में लाएंगे। माने कि 2029 तक आपके नेतृत्व में, सोनीपत की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कि मेट्रो का तोहफा तब तक आप दे देंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत जल्द काम चालू होगा और 29 तक वो काम पूरा होगा। क्राइम को लेकर भी बताइए, क्योंकि जब जब बात सोनीपत की आती है, कई मुद्दे आते हैं, और जब कई गैंग वॉर्स की बात आती है, गैंगस्टर्स की बात आती है, तो अपराधी गैंगस्टर्स जो कहीं से निकल कर आते हैं, वो आते हैं सोनीपत से। आखिर ऐसा क्यों है कि हरियाणा में सोनीपत गैंगस्टर्स का अड्डा बनते जा रहा है? सीधे मूसेवाला के हत्यारे, शार्प शूटर्स कहाँ से पकड़े जाते हैं? सोनीपत से पकड़े जाते हैं। अमेरिका में कोई गैंग वॉर होती है, उसे भी अब सोनीपत से रिलेट करके देखा जाता है। देखो, मैं एक बात समझता हूँ, ये कभी कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन व्यक्ति क्राइम करेगा, पर आज हमारी सरकार इस विषय में बड़ी गंभीर भी है। और इस बार इसका सदन में भी जब चर्चा हुई, तो हमारे आंकड़ों के साथ में हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर भी किया कि सबसे ज़्यादा एफआईआर, जो आम आदमी इसके लिए दुखी होता था, हमारी सरकार में हम लोगों ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और आज उसी तरीके, आज कोई भी ऐसी वारदात होती है तो सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारी सरकार का फर्ज बनता है। और सरकार पूर्ण तरीके से इस मामले में गंभीर है। अभी पीछे ही आपने देखा होगा, कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीने पहले, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर जिनको बाहर से सरकार ने लाने का काम किया, वो भी हमारी हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया। और ऐसे कोई बड़ी वारदात अगर होती है, तो आज सरकार इस चीज़ में प्रतिबद्ध है कि भाई सबसे पहले हमें उनके ऊपर कार्रवाई कर कर उन दोषियों को पकड़ना है और उनको सलाखों के पीछे डालना। तो सरकार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गंभीर है।
और आज हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं हरियाणा की जनता को, सोनीपत की जनता को, कि बहुत जल्दी जो अब सिस्टम में चेंजेस करे हैं सरकार ने, जिस तरीके सरकार सख्ताई से, बहुत ज़्यादा सख्ताई से इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो बहुत जल्दी क्राइम के ऊपर हम और कंट्रोल लेकर आएंगे। और अगर ऐसी कोई वारदात हमारे सामने आती है या प्रशासन के सामने आती है, तो प्रशासन उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करता है। जब आप एमएलए बने, आपका एक विजन तो रहा होगा, क्योंकि हमेशा से ही आपने विजन की बात की है कि सोनीपत मेरा फ्यूचर, मेरा सोनीपत को लेकर जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, युवाओं को लेकर हो, आपने एक विजन सेट किया। कोई एक ऐसा गोल आपने सोच के रखा है सोनीपत के लिए कि हाँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सोनीपत के लिए, निखिल? देखो, सोनीपत के लिए, जैसे आज हमारे सोनीपत की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। सोनीपत के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, जब भी बरसात होती है जल भराव होता है, जब भी बरसात होती है। इसके ऊपर अब हमने काम स्टार्ट किया है। सेक्टर 14-15 में अब हमने स्ट्रॉम लाइन डाली, उसके कनेक्शन अभी नहीं हुए थे इस बारिशों में, तो इस बार अभी हमने रिसेंटली महीना पहले एक और काम चालू किया कि इन जो सेक्टर 14-15 की स्ट्रॉम लाइन डाली, उसको मेन लाइन से कनेक्ट करके ड्रेन तक लेकर जाने का मेरा आज सबसे पहले अपने सोनीपत के लिए जो मैं समझता हूँ लक्ष्य है, वो अपने सोनीपत को बेहतर सोनीपत बनाने का है। कोई कहता है हम पेरिस बनाएं, कोई कहता है हम चंडीगढ़ बनाएं, मैं कहता हूँ सोनीपत को सोनीपत जैसा अच्छा सोनीपत, स्वच्छ सोनीपत, साफ सोनीपत, विकसित सोनीपत बनाएं। क्योंकि हमारे सोनीपत की अपने आप में एक पहचान है। महाभारत के टाइम से हमारे सोनीपत का इतिहास रहा है, और मैं पूर्ण रूप से आज से, देखो, आज कोई भी व्यक्ति हो जब उस पर कार्य करना चालू करता है, जब तक मैं मेयर था तो वो एक, जो हम कार्रवाई करते थे या जो भी हम कार्य करते थे, वो एक दायरा है मेयर का। जब आप विधानसभा में चुन के जाते हो तो आपका दायरा और बड़ा हो जाता है। तो उस दायरे के अनुसार अगर मैं चेक बताऊं आपको, तो मैं भी समझता हूं कि अगले 20 साल का, 22 साल का हम विजन लेकर चलते हैं कि हम सोनीपत के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी लाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से हम और सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था अभी कि सबसे पहले हम लोग जो कार्य करेंगे वो हमने करना है अपने जो जल भराव होता है इसके ऊपर, जो हम कुछ एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं। एसएमडीए के माध्यम से अभी एक सोनीपत में जो एसएमडीए, सोनीपत मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके माध्यम से अभी हम एक नया सर्वे और कराने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे इसके अंदर जहाँ जल भराव है, लो लाइन एरिया, उसको हम कैसे और दूर कर सकते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं, अपने पूरे सोनीपत क्षेत्र में हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य, जब मैं मेयर था तब भी हमने तकरीबन अपने पूरे शहर के अंदर जो हमारे नहर से पानी आता है वो पहुँचाने का हमने कार्य किया। कुछ एरिया रह गए थे, उसको अब हमने पूरा करने का काम किया। इस साल भी हमारे बहुत सारे ऐसे काम हुए। जब मैं मेयर था उस टाइम हमने कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, जिससे हमारे शहर को पानी मिले। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको सबसे पहले, आप अभी कह रहे थे कि कुछ रोड्स हमारे यहाँ पर ऐसी खराब हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ रोड्स हमारी ख़राब हैं, पर पिछली जो बरसात गई, ये पूरे सोनीपत नहीं, पूरे प्रदेश को पता है कि इस बार जो बरसात आई थी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में जो बरसात हुई तो इस बार हुई थी। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था। उसके बाद रोड के कई हालात ख़राब भी हुए। हमने जैसे ही बरसात ख़त्म हुई उन रोड्स को रिपेयर कराया, ठीक कराया। अभी भी कुछ एक एरियाज ऐसे हैं हमारे जहाँ पर रोड्स हमारे को बेटर करनी है। पिछले 2 महीने से आप भी जानते हैं, पॉल्यूशन AQI को देखते हुए ग्राफ 4 ग्राफ 3 लगा हुआ है, तो वहाँ के हमारे टेंडर हो रखे हैं। बहुत जल्द जैसे ही ग्राफ हटेगा उसके अंदर काम चालू। आपने बरसातों का जिक्र किया, निखिल, और कहा कि सड़कें बरसातों में खराब हो जाती हैं। मानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सोनीपत का कहीं ना कहीं रिपेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ ड्रेन 6 की मैं बात करूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियों की बात, खबरों की बात आती है। साथ ही साथ देखिए, एक भ्रष्टाचार की बात भी आ जाती है कि सोनीपत में नगर निगम की जब बात आती है तो उसमें भ्रष्टाचार के कई किस्से सामने आ जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखो, कारण हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। जी। ये बात ना हम सबको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, ये शहर बड़ा पुराना बसा हुआ है। आज भी कुछ व्यक्ति ये बात समझते हैं कि जो सीवर है हमारा, उसके अंदर बरसात का पानी जाएगा। कभी भी सीवर लाइन के अंदर बरसात का पानी नहीं जाता है।
बरसात के लिए हमारे को स्ट्रॉम लाइन अलग से, बरसाती नाला जिसको कहते थे, या बरसाती लाइन बनानी पड़ती है। हमारे तकरीबन शहर के अंदर कहीं भी स्ट्रॉम लाइन नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब जल भराव होता है, जल भराव होने का मुख्य कारण ही यही है कि वहाँ पर बरसाती लाइन नहीं है। वही मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है जो लो लाइन है, क्योंकि जब आप एरियाज़ को सेलेक्ट करते हो, हमारे को वहाँ से लेके ड्रेन तक की दूरी भी देखनी पड़ती है, उसका स्लोप भी देखना पड़ता है। ये इंजीनियर्स का टेक्निकल काम है, किस तरीके वहाँ तक हम पानी पहुँचाएंगे, उसका लेवल भी मैच करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे दो एरियाज़ मैंने, सबसे शहर का जो प्राइम एरियाज़ है हमारे, सबसे जिसको हम पॉर्श एरिया कहते हैं, 14 सेक्टर 15 सेक्टर, जी। उस एरिया के अंदर जो जल भराव होता है, इस बार हमने उसको बचाने का पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अगली बारिशों तक हम इसको बचा पाएँ किसी तरीके। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ये सेक्टर 14-15 में जो पानी भरता था वो उससे कम, बिल्कुल ना बराबर रह जाएगा। और साथ में जब मैं मेयर था तब भी हमने बहुत काम किया, ऐसे पंप्स लगवाए, ऐसे छोटे पंपिंग स्टेशन बनाए कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे बरसात हुई तो 2-2 दिन पानी नहीं उतरता था, पर आज जैसे ही बरसात रुकती है, बरसात रुकते ही तकरीबन 2 से ढाई घंटे में सारे शहर का पानी उतर जाता है, सारे शहर को हम खाली कर देते हैं। तो ये समस्या ज़रूर है, पर इसका जैसे हम धीरे धीरे धीरे, जो विजन की बात है, इसमें समय ज़रूर लगेगा, बट ये है कि ज़रूर ये हम जल भराव का जो दिक्कत है हमारे शहर में, इसको दूर करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा और महत्वपूर्ण भी। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी देखा है, मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल भी देखा है, अब सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यकाल चल रहा है। हुड्डा आपके खास भी रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर और सीएम सैनी के नेतृत्व में आपने भाजपा ज्वाइन की है। बेस्ट मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये रामराज है, मैं ये बात मानता हूँ। एक ऐसी नींव माननीय मनोहर लाल जी ने लगाई थी जो आज तक कोई नहीं लगा पाया था, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देना। और उसी नींव को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब शपथ ली, जब उन सबको नौकरी दे दी, और वहीं कांग्रेस उन्हीं बच्चों को कोर्ट में धकेलने का काम कर रही थी, उनको गुमराह करने का काम कर रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और वही दूसरी तरफ माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जैसे ही नतीजे आए, केंद्र को भी ये बात पता है, शपथ तब ली जब उनको नौकरी पक्की करी। आज आप एक चीज समझते हैं कि पूरे तीनों प्लान, ये तीसरी बार की जो सरकार, 100% मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे, पहले मनोहर जी चाहे अब नायब जी, दोनों बहुत ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो डायनेमिक वे से काम करने के, एकदम IMTs बनाने के निर्णय। आज सोनीपत के अंदर सबसे बड़ी हमारी होलसेल मार्केट का एक और नया ऐलान करा, 387 एकड़ ज़मीन जो है हमारी यहाँ पर भगीरथ पैलेस, खारी बावली मार्केट को जो शिफ्ट करने के प्लान। देखो ऐसे जो आइडियाज़, पूरे हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम किया। पहले आप भी कभी सोनीपत या दिल्ली जाते थे तो कितना समय लगता था, आज आप देखिए जो हाईवेज़ बना दिए गए, जम्मू कटरा बनाया, KMP बनाया, KGP बनाया, 334B बनाया, गोहाना वाला बनाया, मतलब इतने हाईवेज़ का जाल बिछाना ये कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र आपने नहीं किया, लेकिन क्या जब आप भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कॉल आपको आया कि क्या नाराजगी रही, या कभी ऐसा राजनीति में भी होता है कि कभी मुलाकात होती होगी, इस बारे में चर्चा पर्सनल हुई हो? रिलेशन कभी खराब नहीं होते, ना कभी खराब हुए। मैं आज भी, मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, मैं उनको मान सम्मान वैसे ही करता हूँ। कभी हम विधानसभा में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, उनका मान सम्मान इज्जत वैसी की वैसे ही है। राजनीतिक हमारी विचारधारा बदली है, कोई ये नहीं कि पर्सनल रिलेशन बदले। पर्सनल रिलेशन में वो मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं, उनकी इज्जत मान सम्मान वैसी की वैसे है, हमेशा थी भी और रहेगी भी। बट यस, राजनीतिक विचारधाराओं में उनकी एक अलग लाइन है, मेरी आज एक अलग लाइन है। मैं समझता हूँ ये बात के ऊपर कि अगर हम सोचे कि पर्सनल किससे क्या बिगड़ गया या क्या अच्छा हो गया, ये कोई राजनीतिक वे में चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं पार्टी के लिए।
पार्टी को मतलब अपना परिवार समझकर हम पूरा जी जान लगाकर पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और खुशी भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को दिया, मेरे पे विश्वास जताया। और सबसे बड़ी बात, सोनीपत की जनता ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दिल से काम करें, और दिल से काम कर भी रहे हैं। और जो अपने पर्सनल रिलेशन हैं, वो जो जिसके जहाँ है वो रहेंगे, वो तो उम्र भर रहेंगे, तय भर रहेंगे। दो भाई, सगे भाइयों के बीच में जब झगड़ा होकर अलग अलग पार्टी बन सकती है, तो मैं समझता हूँ कि पर्सनल रिलेशन कभी इससे नहीं खराब होता। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल मदान आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोनीपत से निखिल मदान, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। बात चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंधों की हो, बात चाहे सोनीपत के लिए उनका विजन हो, बात चाहे हिंदुत्व की हो, बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर निखिल मदान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।